हेलो क्लास। आज के इस खास और बेहद एनर्जेटिक रिव्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम बिल्कुल सिर पर है और मुझे पता है कि प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसीलिए आज का ये एक्सप्लेनर पूरी तरह से इस टॉपिक को डिकोड करने के लिए है। हमने इसे एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन किया है कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे संसाधनों को सही मायने में परिभाषित करने से, फिर उनके प्रकारों को समझेंगे। बीच में आपके लिए एक छोटा सा पॉप क्विज भी है जिससे आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। और आखिर में हम अति उपयोग के प्रभावों और एक पुनर्योजी यानी रीजेनरेटिव इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, प्रकृति के संसाधनों को परिभाषित करना। देखिए, प्रकृति और संसाधन सुनने में एक जैसे लगते हैं, राइट? पर असल में इनमें एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। प्रकृति में वो सब कुछ है जो हमने यानी इंसानों ने नहीं बनाया। पहाड़, नदियां, जंगल, ये सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, प्रकृति की कोई भी चीज, संसाधन या रिसोर्स तब तक नहीं बनती जब तक हम इंसान उसका इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए नहीं करते। मतलब जब तक पेड़ जंगल में खड़ा है वो बस प्रकृति है, लेकिन जिस पल हमने उसे काट कर उसका फर्नीचर बना लिया वो एक संसाधन बन गया। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? अब इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्राकृतिक चीज, संसाधन ऐसे ही नहीं बन जाती। उसे 3 सख्त टेस्ट पास करने होते हैं। पहला, क्या हमारे पास उसे निकालने की तकनीक या टेक्नोलॉजी है? दूसरा, क्या उसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद है या खर्च ज्यादा और कमाई कम है? और तीसरा, क्या समाज या संस्कृति उसे निकालने की इजाजत देती है? अगर इनमें से एक भी बॉक्स टिक नहीं होता है ना, तो वो चीज बस प्रकृति का हिस्सा ही बनी रहती है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, गहरे समुद्र के एकदम तल में पेट्रोलियम है। हमें पता है कि वो वहाँ है, लेकिन अगर हमारे पास वहाँ तक पहुँचने की तकनीक ही नहीं है या उसे निकालना इतना महंगा है कि दिवाला निकल जाए, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे पवित्र उपवन या जंगल हैं जहाँ लकड़ी की कोई कमी नहीं है, तकनीक भी है, पैसा भी मिलेगा, लेकिन हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हमें वहाँ पेड़ काटने की इजाजत नहीं देती। तो समझ रहे हैं ना आप, तकनीक, पैसा और संस्कृति, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि क्या संसाधन बनेगा और क्या नहीं। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है संसाधनों के प्रकार। ये तो हम सबने बचपन से पढ़ा है कि संसाधन मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय वो हैं जिन्हें प्रकृति खुद एक समय के बाद दोबारा भर देती है, जैसे धूप, बहता पानी या जंगल। लेकिन इसके ठीक उलट कोयला, पेट्रोलियम और धातु अयस्क जैसे गैर नवीकरणीय संसाधनों को बनने में सचमुच लाखों साल लगते हैं। मतलब जिस स्पीड से हम इन्हें खत्म कर रहे हैं, उस स्पीड से ये वापस नहीं आने वाले। जरा इस शानदार दूध सागर वाटरफॉल के उदाहरण को देखिए। ये बहता हुआ पानी ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है, जिससे माइक्रोहाइड्रल प्लांट्स के जरिए बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ये नदियाँ तभी तक रिन्यूएबल हैं जब तक कि हम इनके प्राकृतिक चक्र के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर पेड़ कटने से बारिश कम हो जाए या ग्लेशियर पिघलना बंद हो जाए, तो ये जीवनदायिनी नदी भी सूख सकती है। ओके क्लास, तो अब समय है एक छोटे से सरप्राइज का। जी हाँ, एक पॉप क्विज। देखते हैं आपने अभी तक कितना ध्यान से सुना है। अभी अभी हमने नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के बारे में जो बातें की हैं, उनके आधार पर जरा सोचकर बताइए, बहता पानी और कोयला, इन दोनों को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? लीजिए कुछ सेकंड सोचिए इसके बारे में। और इसका सही जवाब है, बहता पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमेशा उस एक शर्त के साथ कि उसका जल चक्र डिस्टर्ब ना हो। वहीं दूसरी ओर कोयला स्पष्ट रूप से गैर नवीकरणीय है। आपको पता है, एक बहुत ही शॉकिंग डेटा ये भी है कि भारत में कोयले के जो रिजर्व हैं वो शायद सिर्फ अगले 50 सालों तक ही चल पाएंगे। सिर्फ 50 साल, ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि हमें इनका इस्तेमाल कितनी समझदारी से करना होगा। और इसी से हम अपने अगले और सच कहूं तो थोड़े गंभीर विषय पर आते हैं, संसाधनों के अति उपयोग का प्रभाव। हम सब जानते हैं कि विकास के लिए उद्योग और फैक्ट्रियां जरूरी हैं, लेकिन जरा इस भयानक सच को देखिए।
जब बिना सोचे समझे औद्योगिक कचरा सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है तो वो पूरे के पूरे प्राकृतिक इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। ये कचरा कुदरत के काम करने के तरीके को इस कदर तोड़ देता है कि जो नदियां कभी जीवन देती थीं वो जहरीली हो जाती हैं। वहां कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। ये अति दोहन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब किसान जरूरत से ज्यादा भूजल पंप करते हैं तो ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक हद तक गिर जाता है, क्योंकि पानी के वापस रिचार्ज होने की स्पीड बहुत धीमी है। इसी तरह बढ़ता हुआ तापमान हमारे हिमालयी ग्लेशियरों को इतनी तेजी से पिघला रहा है कि नई बर्फ उन्हें रिप्लेस नहीं कर पा रहे। आसान लफ्जों में कहें तो हम प्रकृति की खुद को हील करने की ताकत को ही छीन रहे हैं। तो क्या इसका कोई उपाय है? बिल्कुल है। चलिए थोड़ा पीछे मुड़कर अपनी जड़ों और स्वदेशी दृष्टिकोण की तरफ देखते हैं। आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में हम प्रकृति को बस एक प्रोडक्ट या कमोडिटी की तरह देखने लगे हैं। जितना निकाल सको निकाल लो। लेकिन दुनिया भर की जो स्वदेशी और आदिवासी परंपराएं हैं, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो प्रकृति को एक पालन पोषण करने वाली, जीवन देने वाली पवित्र शक्ति मानते हैं। जब आप प्रकृति को सम्मान की नजर से देखते हैं ना, तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो तरीका अपने आप बदल जाता है। प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की ये प्रथा जो सदियों से चली आ रही है, सिर्फ कोई अंधविश्वास या पुरानी रस्म नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी सोच है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें पर्यावरण से सिर्फ लेना ही नहीं है, बल्कि बदले में उसे सम्मान और सुरक्षा भी देनी है। प्रकृति के साथ बैलेंस बनाए रखने का ये सबसे पुराना और शायद सबसे कारगर तरीका है। और यही सोच हमें हमारे आज के सबसे आखिरी और सबसे अहम कॉन्सेप्ट तक ले जाती है, एक पुनर्योजी अर्थव्यवस्था का निर्माण। चलिए इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारा आज का इंडस्ट्रियल मॉडल, जमीन से निकालो, इस्तेमाल करो और कचरा फेंक दो। ये एक सीधी रेखा की तरह है जो सीधे विनाश की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ है रेस्टोरेटिव या पुनर्योजी मॉडल। ये बिल्कुल कुदरत के तरीके की कॉपी है। इसमें चीजों को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, कचरा नाम मात्र का होता है और हम प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। क्रिस्टियाना फिगर्स का ये कोट इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट देता है। वो कहती हैं कि हमें प्रकृति के उस सहज ज्ञान, उस विजडम की तरफ लौटना ही होगा, क्योंकि सच तो यही है कि इस पूरी दुनिया में प्रकृति से बड़ा रिसाइक्लर और कोई नहीं है। अगर हमें इस ग्रह पर लंबे समय तक टिकना है तो हमारी अर्थव्यवस्था को भी उसी तरह काम करना होगा जैसे एक जंगल काम करता है, बिना कोई कचरा छोड़े। तो सवाल उठता है कि हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? हम समाज के तौर पर इन प्राकृतिक चक्रों का समर्थन कैसे करें? इसके कई रास्ते हैं। हम बारिश का पानी संजोने के पुराने तरीकों को वापस ला सकते हैं, अपने आसपास के सूखे तालाबों को फिर से जिंदा कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, कोयले और तेल की लत को छोड़कर तेजी से सोलर या विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। जाने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए कि हमारी ये कलेक्टिव समझ, हमारी आज की ये जानकारी हमारे अपने मोहल्ले या शहर में कुदरत को फिर से संवारने में कैसे मदद कर सकती है। भूगोल सिर्फ किताबों में रटने के लिए नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस रिव्यू सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।